तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। और डबल रिफ्रैक्शन की घटना का एक दूसरा नाम भी लिया जाता है बाई रेफरेंजेंस। ये शब्द भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम्स में आता है कि द्वि अपवर्तन क्या होता है। या तो ये पूछ सकते हैं या फिर वो ये कह सकते हैं द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण क्या होगा। तो अगर केवल द्वि अपवर्तन आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर थोड़ा सा छोटा रहेगा, हमें डेफिनेशन और डायग्राम लिख करके, डायग्राम समझा के हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे किया जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ उसके साथ और अटैच करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले केवल अपवर्तन क्या होता है। तो केवल अपवर्तन मतलब सिंगल जो वर्ड यूज़ करते हैं या रिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सपोज़ करिए ग्लास है, ये एयर है और यहाँ से एक रे आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। तो जाहिर सी बात है, स्नेल ने बताया था, जो भी हमें मालूम है, कि ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो सिंगल रे आई और सिंगल रे जो है वो मीडियम के अंदर चली गई, इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। अब सोचिए, हमारे पास जो आर्टिकल है द्वि अपवर्तन, इसका क्या मतलब होता होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि किरण तो एक आएगी लेकिन अपवर्तन के पश्चात वो दो हो जाएंगी। बिल्कुल यही चीज़ इसमें से बताई गई है कि अगर प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाए और उसमें अपवर्तित किरणें दो हो जाएं तो हम उस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। तो इस द्वि अपवर्तन की खोज, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसकी खोज 1669 में एरास्मस बर्थोलिनस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो कैल्क स्पार पे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था कि जब वो उसमें प्रकाश की किरण भेज रहे हैं तो उससे दो इमेज बन रही हैं। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज़ को। बाद में 1809-10 में मेलस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस घटना को एक्सप्लेन किया। और ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से मटेरियल इसको शो करते हैं। तो ये कैल्साइट है, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ CaCO3, ये इस घटना को शो करता है। क्वार्ट्ज SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इसको शो करता है। टूरमलाइन शो करता है। टोपाज, जिसे हिंदी में पुखराज कहते हैं, ये लोग अंगूठी में पहनते भी हैं इसके। और माइका और शुगर, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये भी इस घटना को प्रदर्शित करते हैं। तो ये डायग्राम में हमने हल्का सा इसको रिप्रेजेंट किया है, शुरुआत के रूप में समझ लेते हैं हम इसे, फिर डेफिनेशन के साथ डिटेल में समझेंगे। ये प्रकाश की किरण जा रही है, कैसी है अभी कोई मतलब नहीं हमें, और अंदर जाकर के क्रिस्टल में ये दो भागों में बंट जा रही है। मतलब आपतित किरण एक है और अपवर्तित किरणें जो हैं वो दो हैं। तो ये घटना हमारी द्वि अपवर्तन कहलाएगी। तो नाम से ही हमें सारी चीज़ें इसमें पता लग रही हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी और किस तरह से उसको हम समझाएंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए, अध्रुवित प्रकाश का या ध्रुवित प्रकाश जा रहा है कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल की सतह पर पड़कर। मैंने बताया था कैल्साइट, क्वार्ट्ज, ये कुछ मटेरियल हैं जो शो करते हैं इस घटना को। तो उनकी सतह, ये वाली सतह है, ये क्रिस्टल ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी सतह पर ये प्रकाश पड़ रहा है। पढ़कर क्या होना है उसका, दो अपवर्तित किरणों में बंट जाना। एक किरण ये चली गई, दूसरी किरण ये चली गई। अब उनकी क्या खासियत है किरणों की, वो सब बात की बातें हैं। पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। द्वि अपवर्तन कहलाता है मतलब अध्रुवित प्रकाश जा रहा है, क्रिस्टल की सतह पर पड़ता है, उसके बाद दो भागों में बंट जाता है, दो किरणों में बंट जाता है। ये घटना आपकी द्वि अपवर्तन कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। जो नाम है उससे अलावा इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो। और वैसे रटने के लिए आप रटते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात आती है कि ये जो दो किरणें हैं उनकी क्या खासियतें हैं, क्या नाम है उनके। तो ये जो दो किरणें होती हैं, इनमें से एक को कहते हैं ओ रे। अब ओ कहाँ से आया, ओ आया है ऑर्डिनरी से। ऑर्डिनरी या साधारण किरण इसे कहते हैं। अब इसे साधारण किरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पुराने रिफ्रैक्शन के रूल्स हैं
जिसमें बताया गया था कि हाँ भाई स्नेल के नियम का पालन करेगी या इस तरह से, तो ये रिफ्रैक्शन के रूल्स का फॉलो करती है, कुछ भी अलग शो नहीं करती उसके अलावा। तो इसलिए हम इसे कहेंगे साधारण किरण, ये अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। मेन अपवर्तन का क्या, वो स्नेल्स लॉ है कि साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपवर्तन का नियम कैसे पालन किया इसने। यहाँ पर इसका नॉर्मल इंसिडेंस है, ये सतह इस तरह से है, इस तरह से, और इसके ऊपर ही आ रही है। तो अगर 90 डिग्री पे आ रही है सतह के साथ तो ये अनडेविएटेड चली जाएगी। तो देखिए ये बिल्कुल अनडेविएटेड इस तरह से चली गई, इसका मतलब इसने अपवर्तन के नियम का पालन किया। और दूसरी किरण अब तो चूँकि हट गई वो उस रास्ते से, अब जबकि हटना नहीं चाहिए था अपवर्तन के नियम के हिसाब से, तो इसका मतलब ये जो दूसरी रे है ये अपवर्तन के नियम का पालन नहीं कर रही है। हम इसे क्या कहेंगे, ई रे। वो है ओ रे, ऑर्डिनरी रे, ये है ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण। ये जो है अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। तो साधारण वो है जो साधारण होता है वो काम करे, मीन्स स्नेल्स लॉ को फॉलो करे, तो वो आपकी ऑर्डिनरी रे या साधारण किरण हो जाएगी। और जो नहीं पालन करती है अपवर्तन के नियमों का, वो जो है आपकी असाधारण किरण हो जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए, ऑर्डिनरी से ओ निकाल लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ई निकाल लिया, यहाँ से कुछ नहीं निकला। साधारण किरण वाले नाम से ये देखिए कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि आपको हमेशा टर्मिनोलॉजी जो रखनी चाहिए वो इंग्लिश में रखनी चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टकट फॉर्म्स बनती हैं वो ज़्यादातर 99% वो इन्हीं चीज़ों से बनती हैं। अब आप केवल साधारण किरण नाम याद करेंगे, असाधारण किरण याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे कि ओ किसका नाम है, एस किस, ई किसका नाम है। कंफ्यूज होंगे कि कहीं इसका नाम तो ओ नहीं होता, कहीं इसका नाम तो ई नहीं होता। तो अगर ये वाले नाम याद हैं आपको तो देखिए ई रे फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे एंड ओ रे फॉर ऑर्डिनरी रे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ध्रुवण कैसे होगा। यहाँ पे ये किरणें जो हमारी डेविएट हो गई, मतलब दो मिल गई हमें, एक सीधी बिल्कुल मिल गई डायरेक्शन में ही और एक उससे थोड़ा सा डेविएट हो गई है, तो इसमें ध्रुवण का क्या काम है, तो आइए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा ये जाता है कि जो दो किरणें हमें मिली हैं ओ रे और ई रे, इसमें से जो ओ रे और ई रे दोनों होती, दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, मतलब समतल ध्रुवित होती हैं, प्लेन पोलराइज्ड। अब ये देखिए हमने दिखाया अध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर इसमें कंपन जो है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर भी हैं और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। ये रिजॉल्व्ड पार्ट की फॉर्म में दिखाया है हमने, रिजॉल्व्ड पार्ट फॉर्म। इसमें केवल दो ही कंपोनेंट दिखाने पड़ते हैं। अब जब ये अंदर घुसा तो क्या है, ओ रे और ई रे जो बनी हैं, इसमें ओ रे में जो कंपन है वो कागज़ के तल के लंबवत दिशा में होते हैं और जो ई रे है उसमें कंपन कागज़ के तल में होते हैं। तो हमने इस चीज़ को यहाँ लिखा है, इसके नीचे यानी कि ये आया। तो ये जो ओ रे होती है हमारी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पोलराइज्ड होती है। और दूसरी जो ई रे होती है इसके नीचे, ये आया इधर, ये भी कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। यही लैंग्वेज यहाँ पे आएगी, इन द प्लेन डायरेक्शन क्या, अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। तो कहने का मतलब है ई रे और ओ रे दोनों की दोनों जो बनी हैं वो दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड हैं और कंपन बस उनके जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो अब हमारा आर्टिकल क्या था, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। द्वि अपवर्तन की परिभाषा भी देख ली हमने और ये भी देख लिया कि जो दोनों किरणें बनी हैं वो प्लेन पोलराइज्ड भी हैं। तो अब इससे द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण करा कैसे जाएगा, तो हमें ऑटोमेटिकली दोनों रे मिल गई हैं प्लेन पोलराइज्ड। तो करना क्या है, हमें किसी भी तरीके से एक रे में से जो है वो हटा दें, उसको कट कर दें या कोई भी कर दें, छुपा लें हम केवल, या कोई और तरीका लगा करके इसको रिफ्लेक्ट करके कहीं और डायरेक्शन में ले जाएं, या मतलब हमारे दो में से एक रहे।
तो हमें क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी। तो यही घटना हमारी क्या कहलाएगी, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। मतलब फिर से देख लीजिए एक बार, क्रिस्टल पे लाइट आई अनपोलराइज्ड, इसकी सरफेस पे पड़ी, द्वि अपवर्तन के कारण वो दो पार्ट में बट गई। एक बनी ओ रे ऑर्डिनरी जो कि अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, दूसरी बनी ई रे जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। दोनों की दोनों प्लेन पोलराइज्ड। तो पोलराइज तो खुद ही कर रहा है वो, हमें क्या करना है उसमें, कुछ नहीं। हमें बस क्या करना है, किसी भी तरीके से एक रे को अगर हम हटा दें तो बाकी एक रे मिल जाएगी। तो हम यही कहेंगे एक रे आई और एक रे हमें पोलराइज्ड मिल गई। दो नहीं चाहिए हमें, दो से तो कन्फ्यूज़न होगा। तो एक रे आई थी, एक रे मिल गई और वो पोलराइज्ड है। तो यही हमारा आर्टिकल द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण हो जाएगा। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं हम। तो पहला नोट है, इन मीडियम्स को कहेंगे क्या, इनके नाम रखे गए हैं जो सिंगल रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। नॉर्मल मीडियम हो जैसे कांच वांच, तो उनको कहा जाता है आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब है कि मीडियम में चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, प्रॉपर्टी जो है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम रिमेंस सेम इन ऑल डायरेक्शन। और जो क्रिस्टल ये डबल रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी वगैरह शो कर रहे थे, तो इनमें क्या है, ये एन आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाते हैं। इनमें जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में देखें तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट मिलती हैं। आइए अब नोट सेकंड देखते हैं। सपोज़ करिए कागज़ पे हमने एक डॉट बनाया और ये हमारे पास एक क्रिस्टल है जो द्वि अपवर्तन शो करता है। बाई रेफ्रेंजेंस क्रिस्टल है ये, और इस क्रिस्टल को हम उठा करके इस डॉट के ऊपर रख देते हैं। तो जैसे ही मैं इस क्रिस्टल को उठा करके इस डॉट के ऊपर रखूँगा, देखिए क्या होगा, हमें दो डॉट्स दिखने लगेंगे। ये तो हमें पता ही है द्वि अपवर्तन है तो दो किरणें बढ़ जानी है। तो दो किरणें जब बाहर निकलेंगी, ये इसके पीछे कहीं क्रिस्टल होगा, तो उस क्रिस्टल से जब दो किरणें अंदर घुसेगा, दो किरणें निकलेंगी, तो वो दो किरणें जो ये बाहर निकल के आ रही हैं, वो किरणें यहाँ से ये दिख रही हैं। तो हमें वही सिंगल डॉट जो है, सपोज़ यहाँ सिंगल डॉट रखा है तो वहाँ से दो दिखाई देंगे। तो ये दो दिखाई दे रहे हैं हम इसमें। अब इन दोनों में कैसे पहचानेंगे कि कौन ओ रे है और कौन ई रे है, ऑर्डिनरी कौन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है। तो इसके लिए तरीका ये है कि हम इस क्रिस्टल को रोटेट कराएंगे, इस तरह से रोटेट कराएंगे। तो रोटेट कराने पे इनमें से एक इमेज रुकी रहेगी और दूसरी उसके चारों तरफ रोटेट करने लगेगी। फिर से सुन लीजिए, हमने एक डॉट बनाया कॉपी पे, उस डॉट के ऊपर कैल्साइट या क्वार्ट्ज या टूरमैलाइन कुछ भी मिल जाए, वो हमने उस डॉट के ऊपर रखा। वो तो हमें दो इमेजेस मिली, हमें पहचानना है कौन ऑर्डिनरी है और कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप इस क्रिस्टल को घुमाएंगे, घुमाने पे एक इमेज रुकी रहेगी और एक उसके चारों तरफ रोटेट करने लगेगी। जो रुकी रहेगी वो है आपकी ऑर्डिनरी रे, मतलब वो जो डॉट बना है वो ऑर्डिनरी रे की वजह से बना है, जबकि जो इमेज रोटेट कर रही है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की रे की वजह से बना है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ओ रे हमेशा एक जैसी है। हम इस क्रिस्टल को चाहे जैसे घुमा दें, इसका मतलब ओ रे क्रिस्टल के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। कोई भी दिशा हो, ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और जबकि ई रे का पाथ बदल रहा है, इसका मतलब ये जो है इसकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, प्रकाश के लिए। ये प्रकाश निर्वात में चल रहा है, ये उस मीडियम में चल रहा है, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसका फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। एक्चुअली हाइगन्स ने दिया था म्यू इज इक्वल टू v1 बाई v2, प्रकाश की चाल पहले माध्यम में, प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में। और अगर हम ये माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर एब्सोल्यूट करें यानी कि पहला माध्यम निर्वात कर दें
तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो इसमें देख लीजिए, अगर वी कांस्टेंट है, सी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वी भी कांस्टेंट कर दीजिए तो म्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी रे के लिए माध्यम का अपवर्तनांक नियत रहता है, चाहे रे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए। अब इसमें आ जाइए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी में डिफरेंट वेलोसिटी है, तो म्यू भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। म्यू जो है वो डिफरेंट में वेरी करेगा। इसका मतलब ये है कि ई रे जिस तरफ भी जाएगी उसे नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तभी देखिए क्रिस्टल को घुमाने पे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती चली जा रही है। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे के बारे में। द्विवर्णता अथवा वर्णात्मक अवशोषण द्वारा ध्रुवण, मतलब ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना है, और किस तरीके से, द्विवर्णता या वर्णात्मक अवशोषण से। इंग्लिश में इसको कहेंगे पोलराइजेशन बाय, मतलब ध्रुवित प्रकाश चाहिए हमें, कैसे, डाइक्रोइज्म। द्विवर्णता को इंग्लिश में डाइक्रोइज्म कहते हैं, और वर्णात्मक अवशोषण को सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। वर्ण वर्ड का मतलब होता है कि जैसे स्वयंवर होता था तो उसमें उसने उसका वर्ण कर लिया, ये शब्द वहाँ यूज़ करते हैं, मतलब उसने अपना पति सेलेक्ट कर लिया, इसको वरमाला पहनाएंगे। तो वैसे ही वर्णात्मक अवशोषण का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी चीज़ का वर्ण कर लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। नाम से इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे जो टूरमलाइन क्रिस्टल होता है, इसमें द्विअपवर्तन पाया जाता है। और भी क्रिस्टल्स हैं जिनमें द्विअपवर्तन पाया जाता है। तो टूरमलाइन क्रिस्टल की खासियत ये होती है कि उसमें द्विअपवर्तन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और होती है। ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है, ये होती है वर्णात्मक अवशोषण, या जिसे द्विवर्णता कहते हैं। जो दो किरणें इसमें प्रोड्यूस होंगी, जैसे ये अध्रुवित प्रकाश जा रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है, और दो किरणें ओ रे और ई रे बनी, इनमें से ये एक का वर्ण कर लेगा और दूसरे को जो है वो अपने आप ही एब्जॉर्व कर लेगा। मतलब हमें उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्रिस्टल से एक ही किरण बाहर निकलेगी और दूसरी को जो है वो ये एब्जॉर्व कर लेगा। तो ये जो घटना होती है इसे कहा जाता है द्विवर्णता या वर्णात्मक अवशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। हमने एक को सेलेक्ट कर लिया और दूसरे को छोड़ दिया। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। बाद में एक क्रिस्टल के अंदर किरण जाएगी, दो में बटेगी, एक अपने आप एब्जॉर्ब होगी और बाहर से एक ही निकलेगी। तो बस आपको एक क्रिस्टल चाहिए, आपने उसके सामने रखा और ध्रुवित प्रकाश जो है प्राप्त हो गया। तो आइए अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, जो मैंने अभी समझाया उसी को बस हमें वर्ड्स में लिख देना है। कुछ क्रिस्टल्स जैसे टूरमलाइन में द्विअपवर्तन के साथ द्विवर्णता का भी गुण पाया जाता है। अब क्या है द्विवर्णता? दो किरणों ओ रे व ई रे में से दो किरणें क्यों मिलेंगी? क्योंकि द्विवर्णता का गुण है, इसलिए दो किरणें मिली। दो किरणों ओ रे व ई रे में से ओ रे क्रिस्टल में ही अवशोषित हो जाती है। इसी चीज़ को कह रहे हैं वर्णात्मक अवशोषण। ओ रे को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वर्ण कर लिया, चुन लिया, अपने पास रख लिया, और ई रे बाहर निकलती है जो पूर्णतया समतल ध्रुवित होती है। तो दो किरणों में से एक को उसने एब्जॉर्ब कर लेना है और दूसरे को बाहर निकालना है। ये घटना आपकी द्विवर्णता या डाइक्रोइज्म कहलाती है। डाइक्रोइज्म वर्ड भी याद कर लीजिए, जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब इसका हम देखते हैं कि कार्यविधि एक डायग्राम के सहायता से समझते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स, कार्यविधि इसकी समझने के लिए, ये कार्यविधि है, दो बातें बहुत ज़रूरी है समझना इस केस में। पहली बात तो ये है कि जो भी क्रिस्टल आप टूरमलाइन का लें वो इस तरह का हो जिसमें कि प्रकाशिक कक्ष ज़रूर होनी चाहिए, ऑप्टिक एक्सिस ये ज़रूर होनी चाहिए, और दूसरी बात उसकी थिकनेस होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपने टूरमैन क्रिस्टल की बहुत पतली सी शीट ले ली। आप याद करिए जब हमने टूरमैन क्रिस्टल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वीडियो नंबर 3, आप उसे अगर जा कर के दोबारा से देखें अभी, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि टूरमैन क्रिस्टल को कट कैसे करते हैं। कट ऐसे करते हैं कि उसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस आए, और फिर उसके बाद उसकी थिकनेस बनाता था मैं, ध्यान दीजिए, इस तरह से टूरमैन क्रिस्टल बनाता था और कहता था मैं ये थिकनेस इस तरह से आएगी, और क्यों आएगी ये आपको बाद में पता लगेगा। तो आज वो टाइम आया है कि जब आपको ये पता लगेगा कि हम उस समय टूरमैन क्रिस्टल की थिकनेस क्यों लेते थे और उसको इस तरह ऑप्टिक एक्सिस के केस में कट कैसे क्यों करते थे। तो द्विवर्णता के गुण को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्रिस्टल इस तरह से लेना पड़ेगा जिसमें ऑप्टिक एक्सिस होती हो, प्रकाशिक अक्ष इसे हिंदी में कहते हैं, ऑप्टिक एक्सिस। और यहाँ पर हमने क्रिस्टल रखा है सामने से, और डायग्राम चूँकि कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हमने इसे सिंपल दिखाने के लिए इस तरह बनाया है। अब इस तरह से बनाने में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर हमारी ऑप्टिक एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ये हुआ, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ। तो ये जो डॉट्स रिप्रेजेंट किए हैं डायग्राम में, ये डॉट्स आपके ऑप्टिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट ये ऊपर से आ रही है यहाँ पे। अब अनपोलराइज्ड में आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि चारों तरफ क्यों नहीं है कंपोनेंट। तो मैंने बताया है कि रिजॉल्व्ड पार्ट के टर्म्स में जब आप देखेंगे तो उस केस में 2 ही कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, वो सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट इस क्रिस्टल पे गिर रही है। अब चूंकि ये टूरमलाइन का क्रिस्टल है तो इसलिए इसमें अंदर जाके ओ रे और ई रे बननी चाहिए। वो देखिए मैंने अलग डायग्राम एक बनाया है। मैंने इस क्रिस्टल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ये इस तरह से टिल्ट कर दिया है। तो देखिए ये रे ओ रे हो गई और ये ई रे ये सेपरेट दिखाई दे रही हैं, मीन्स ये दोनों रे इस तरह से दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब मैं वापस इसे टिल्ट करूँगा तो जो 2 रे इस तरह से दिखाई दे रही वो आपको फिर से एक के पीछे एक छुप जाएंगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्रिस्टल के अंदर घुसने पे 2 रे हैं, लेकिन उसमें है क्या, एक रे पीछे है और एक रे आगे है। तो दोनों ही समतल ध्रुवित हैं अंदर जाके, यहीं से पोलराइजेशन तो यहीं से हो गया है। ये जो मैंने लाइट में ये दिखाया है कि डॉट भी है और ये इस तरह के ये एरो भी है, तो वो डॉट एक दूसरी रे का है, डॉट जो है वो दूसरी रे का है और एरो जो है वो दूसरी रे का है। अब चूंकि दोनों एक के पीछे एक हैं इसलिए हमें डॉट और एरो दोनों दिखाई दे रहे हैं दोनों पोलराइज्ड। तो अब क्रिस्टल के अंदर जब ये घुसी, अब देखिए क्रिस्टल कौन सी रे को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी को निकालेगा। तो रूल ये है कि ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे, ऑप्टिक एक्सिस ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर यानी कि डॉट वाला कंपोनेंट। ये क्रिस्टल जो है इसे तो पास कर देगा और इस वाले कंपोनेंट को, ये जो इन द प्लेन ऑफ पेपर है, इसे वो धीरे धीरे देखिए ये कम होता चला जा रहा है, मीन्स क्रिस्टल इसे एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। वर्णात्मक अवशोषण जिसे कहा गया है, इसीलिए मैंने ध्यान से इसे वर्णात्मक लिखा है। वर्णात्मक इस तरह से नहीं, इससे तो अंतर पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो एक कंपोनेंट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और दूसरे को उसने ट्रांसमिट कर दिया। एब्जॉर्ब किसे करेगा, जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और ये वाला जो है वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है, तो इसे वो यहाँ से ऐसे ट्रांसमिट कर देगा। तो क्रिस्टल में से अनपोलराइज्ड लाइट घुसी और ओ रे ई रे बनी, एक रे को क्रिस्टल ने खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब ये पता लग रहा है हमें कि इतनी मोटाई कम से कम होनी चाहिए क्रिस्टल की। अगर आप इतना कम मोटा क्रिस्टल लेंगे तो यहाँ से फिर पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने टूरमलाइन क्रिस्टल की थिकनेस ली थी कि इतनी थिकनेस लेनी पड़ेगी कि आपको जब इसमें किरण जाए अनपोलराइज्ड तो यहाँ से घुसने पे ओ रे ई रे बने और उनमें से एक एब्जॉर्ब हो जाए और फाइनली फिर एक ही निकले बाहर। इसलिए थिकनेस जानबूझ के दिखाई जाती है। और ऑप्टिक एक्सिस की ये प्रॉपर्टी है कि जो उस कंपोनेंट उसके फेवर में होगा, उसके पैरेलल होगा, वो उसको ट्रांसमिट कर देगा, जो उसके 90 डिग्री पे होगा उसे वो बिल्कुल रोक लेगा। तो ये द्विवर्णता जो है वो क्रिस्टल्स में इस तरह से परिभाषित की जाती है, इस तरह से समझाई जाती है कि मतलब एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा
और एक कंपोनेंट उससे बाहर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, द्विवर्णता में इतना ही मटेरियल था, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेफिनीशन, इसका फॉर्मूला, इसका जो है प्रूफ, इसके जो स्पेशल केसेस हैं, एक एक नंबर में अलग अलग भी इंपॉर्टेंट है, पूरा मिला करके भी 2 या 3 नंबर में आ सकता है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स एक तो ब्रूस्टर एंगल पे आते हैं, ब्रूस्टर लॉ पे, और दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो लॉ ऑफ मेलस पे काफ़ी आते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अजीब इसलिए होते हैं क्योंकि आपको सिचुएशन समझनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इसको आपको अच्छे से समझाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आज का वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।